Welcome back, friends. Today we are going to discuss about the effect of parasympathetic nerve on the heart, which is the continuation of the topic of electrocardiophysiology series. Cardiophysiology series, which we have initiated, and I have uploaded many more videos on the cardiac physiology series. And if you haven't watched my video, then you can simply go in my description box, and link is given over there. You can watch from there. And if you haven't subscribed my video, then please subscribe my video, because here I keep posting the allied subjects concept like physiology, anatomy and pharmacy, and I will upload more. Okay, so let's start the video. इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्व ऑन द हार्ट। देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्व इफेक्ट ऑन द हार्ट वाला जो टॉपिक था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व होता है वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक नर्व होता है वो सिंपली क्या करता है, वो बेटा एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर के थ्रू, है ना, वो इंटरनली इंटरसेलुलर मैसेंजर को जनरेट करता है, सेकेंडरी मैसेंजर। और उसका ओवरऑल इफेक्ट होता क्या है कि जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्व हमारा जब डिस्चार्ज होता है और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को हमारा डिस्चार्ज करता है कार्डियक सेल्स में, तो वो करता क्या है कि वो सिंपली जो आयनिक परमेबिलिटी होती है उसको वो बढ़ा देता है, जिसके कारण कि हमारी जो कैटायनिक लोडिंग होती है सेल के अंदर, कार्डियक सेल के अंदर, वो जल्दी जल्दी होने लगती है, जिसके कारण कि हमारा जो सेल है वो ईजिली और जल्दी से वो डीपोलराइज हो जाएगा, जिसके चलते हमारा जो टाइम जो यहाँ पे लगता है ना इसको थ्रेशोल्ड अचीव करने का, है ना, वो जो है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारे कंडक्शन की स्पीड और ऐसे नोड की फंक्शनिंग और कॉन्टैक्टिलिटी का जो प्रोसेस होता है वो हमारा जल्दी जल्दी होने लगता है, और यही हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता भी है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आज हम इसके अपोजिट, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम था उसके अपोजिट हम बात करेंगे कि कैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो कैसे हार्ट को अफेक्ट करता है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारा कंडीशन ऑफ एक्टिवेशन कब होता है, रेस्टिंग कंडीशन पे। ओके, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखनी बात कि ये रेस्टिंग कंडीशन में है जो ये एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा कब एक्टिवेट होता है, स्टेट ऑफ नर्वसनेस, है ना, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा होता है वो हमारा रेस्टिंग कंडीशन में हमारा ऑपरेट होता है। जैसे कि इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं बैठा हूँ अपने फ्री टाइम में, है ना, तो उस वक्त जो है वो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो मैक्सिमली सिंपैथेटिक सिस्टम को डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी पहली कंडीशन जो हो गई वो रेस्टिंग कंडीशन में हमारा एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नाउ जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो सीएनएस का कौन सा पार्ट उसको कंप्राइज करता है, वो ये है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा S2 और S2 से S4 सेगमेंट, यानी कि जो हमारा सैक्रल सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का S2 से लेकर S4 तक, एक वहाँ से, और दूसरा हमारी जो 4 कैनी नर्व्स होती हैं 3, 7, 9, 10, ये कैनी नर्व जो है ना, ये कंबाइंडली हमारे फॉर्म करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फ्रॉम सीएनएस। ठीक है, मगर जो हमारे हार्ट में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उनका कौन सा पार्ट हमारे हार्ट को इनर्वेट करता है, वो इनर्वेट करता है हमारा क्रेनियल नर्व 10, जो कि हमारा वैगस कहलाता है, वैगस नर्व। ठीक है, तो देखिए सिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा क्या था कि हमारा जो सिम्पैथेटिक सिस्टम था वो हमारा सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो थे हमारे लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ थोरैसिक रीजन, वहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे किसको, हमारे एसे नोड को और हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को। ठीक है, वो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम का इनर्वेशन था। इसमें क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक में कि हमारा कैनियल नर्व 10 जो कि हमारा वैगस कहलाता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये सप्लाई किसको करता है, एसे नोड को और कंडक्शन सिस्टम जो हमारे हार्ट का। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम जैसे एबी नोड, है ना, बंडल ऑफ हेयर्स एंड पुरकिंजी फाइबर, इन सब में इसका मैक्सिमली इनर्वेशन होता है ना। सिंपैथेटिक सिस्टम का हमारा किस में था, वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में था, मगर जो पैरासिम्पैथेटिक है ये किसका हो रहा है, कंडक्शन सिस्टम, जो कंडक्टिंग सेल्स हैं, है ना, जैसे हमारे एबी नोड एंड पुरकिंजी सेल्स एंड बंडल ऑफ हेयर्स, इस तरह की टिश्यूज में इसका इनर्वेशन होता है। ओके, सो अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा रेस्टिंग कंडीशन है, नॉर्मली आप जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा रेस्टिंग कंडीशन में बीतता है। ठीक है, इस लॉकडाउन में खासकर तो होता क्या है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारा एक्टिवेट होता है। तो वो एक्टिवेट कैसे होगा, देखिए ये हमारे जो देखिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो मैंने कैनियल नर्व ड्रॉ कर रखी है, ये हमारे मैक्सिमली मैंने कहाँ पे इसका इनर्वेशन करा है, एसे नोड में और कंडक्शन
कंडक्शन सिस्टम में, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में इसका इनोवेशन नहीं करा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमली किसका होता है, सिंपैथेटिक नर्व का। ओके, सो देखिए, लेट अस थिंक, जो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगा, जो ग्राफ है ना, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एप्लीकेबल सभी के लिए होगा, एसे नोड के लिए भी और कंडक्टिंग जो सेल्स हैं उनके लिए भी। सो देखिए, लेट अस थिंक मैंने कोई भी एक कंडक्टिंग सेल को मैंने उठा लिया, लेट अस थिंक ये है ना कार्डियक कंडक्टिंग सेल। तो जब हमारा इसमें पैरासिम्पैथिक नर्व हमारे जब इसमें डिस्चार्ज होंगे, ठीक है, इसमें जब हमारे ये डिस्चार्ज करेंगे अपने पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ठीक है, तो अपने जब इसमें देखिए यहाँ पे गैंग्लियॉन्स होते हैं, जो सिंपैथिक सिस्टम में तो होता ही होता है, साथ में पैरासिम्पैथिक में जो क्रेनियल नर्व का जो कंपोजिशन होता है, क्रेनियल नर्व का, ठीक है, 379 का, इन सब में गैंग्लियोनिक होते हैं, और जो 10th क्रेनियल नर्व यानी कि वैगस और S2 और S4 इसमें गैंग्लियोनिक नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैगस की बात करेंगे तो इसमें गैंग्लियॉन्स है नहीं, ठीक है, तो इसमें हम सिंपली वैगस नर्व की बात करेंगे, ठीक है। तो जब वैगस नर्व यहाँ पे अपने कार्डियक सेल्स में है ना, कंडक्टिंग कार्डियक सेल्स में, यहाँ पे लिख देता हूँ कंडक्टिंग कार्डियक सेल्स, ठीक है। कंडक्टिंग कार्डियक सेल में जब हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज करता है, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये हमारा एसिटाइल कोलिन को डिस्चार्ज करता है, हमारा जो सिम्पैथेटिक था वो हमारा नॉरएपिनेफ्राइन को डिस्चार्ज कर रहा था। ओके, सो हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, इसके लिए भी हमारा एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यूस्काराइनिक रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारा म्यूस्करेनिक रिसेप्टर है, जो कि हमारा एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होता है, किसमें, पैरासिम्पैथिक में। तो जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आता है, ठीक है, इस रिसेप्टर में, जो कि हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, म्यूस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमारा अटैच होगा एसिटाइल कोलिन, वैसे ही इसमें जो इंटरनली हमारे जी प्रोटीन इनहिबिटरी कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इट प्रमोट जी प्रोटीन कपलिंग इनहिबिटरी रिएक्शन, ठीक है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा, इसका कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि इट डिक्रीज द cationic loading and promote cationic अनलोडिंग। देखिए, कटायनिक लोडिंग के भी मतलब जो हमारे जो मतलब इसका हुआ क्या, इनडायरेक्ट में अगर हम इसको कहें, पोटेशियम इफ्लक्स को ये प्रमोट करेगा, ओके, पोटेशियम इफ्लक्स को ये प्रमोट करेगा, एंड और क्या करेगा, ये सोडियम एंड कैल्शियम के इन्फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारे जो कटायंस हैं, ठीक है, जो हमारे पॉजिटिविटी जो कि सेल जो कार्डियक सेल्स के लिए जो डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उस डीपोलराइजेशन को ये प्रिवेंट करेगा, कैसे, कटायनिक लोडिंग के थ्रू, मतलब कटायनिक अनलोडिंग के थ्रू, कि तो कटायन को एंटर ना करने दे, या फिर जो एक्स्ट्रा स्टोर हमारा कटायन है, ठीक है, उसको वो इफ्लक्स करा दे, वो बाहर निकाल दे। तो इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्व होता है ना, वो इस अफेक्ट करता है। देखिए, आप जैसे जब आप रेस्टिंग कंडीशन, आप इसका बेहतरीन तरह से एग्जांपल समझ सकते हैं, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो आप देखते हो कि हमारा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, क्यों, और हार्ट रेट नॉर्मल है, इसका मतलब कि हार्ट में जो हमारी जो पंपिंग एबिलिटी है वो मतलब नॉर्मल है या फिर डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो डिक्रीज्ड कब होती है पंपिंग एक्टिविटी, जब सेल रिपोलराइजेशन की तरफ हो, है ना, और जो अगर खूब जल्दी जल्दी हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल हो रहा है, तो इसका मतलब सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, वो जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है, यानी कि डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। तो वो किसके थ्रू होगा, डीपोलराइजेशन कैसे होता है, जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, और सेल के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला काम कौन करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम है। और यहाँ पे हमारा क्या है, पैरासिम्पैथिक। तो पैरासिम्पैथिक क्या कर रहा है, अगर वो डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के एक्सटेंट को कम कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो कटायनिक की अनलोडिंग करा रहा है, मतलब कटायनिक को कार्डियक सेल से बाहर निकाल रहा है, उसकी एंट्री को प्रमोट नहीं कर रहा है, उसके बाहर इफ्लक्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका यही इफेक्ट होता है।
ठीक है। तो होगा क्या है, जैसे हमारे जब वैगस नर्व जब हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, तो जो हमारे कंडक्टिंग कार्डियक सेल्स हैं, है ना, उनमें मुस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब होते हैं, है ना। तो जैसे हमारी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे अटैच होगा तो क्या करेगा, इसकी बाइंडिंग क्या प्रमोट करेगी, जी प्रोटीन कपलिंग इनहिबिटरी रिएक्शन। ठीक है, आप देख रहे हैं इनहिबिटरी वर्ड आ ही रहा है। तो इसका असर क्या होगा कि इसमें और जो इंटरनली मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, जिसका ओवरऑल कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा कि इट डिक्रीज द कैटायनिक लोडिंग एंड प्रमोट द कैटायनिक अनलोडिंग, मीन्स पोटेशियम इफ्लक्स और सोडियम इन्फ्लक्स, यानी कि जो गेट्स होते हैं ना, चैनल्स, है ना, चैनल्स के ये कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा, जिससे कि जो सेल जो है वो जो चैनल्स जो है, ठीक है, पैरासिम्पैथिक के एक्टिवेशन के चलते वो चैनल्स जो हैं उनसे कटायंस की एंट्री नहीं हो पाएगी, इफ्लक्स हो पाएगा, इफ्लक्स की वो परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे मगर कटायनी की एंट्री को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ओवरऑल इफेक्ट हमारा ये होता है। तो जब हम इसका नॉर्मल ऐसे इसका एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसी नोड, जब हम ड्रॉ कर लेते हैं एसी नोड का, एसी नोड या फिर हमारा कोई भी यहाँ पे कंडक्टिंग सेल्स हो सकता है, ठीक है। तो हम उसमें देख रहे थे कि जो यह जो पार्ट था, ठीक है, अगर सिंपैथिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता तो क्या करता है, जल्दी से हमारा कैटायनिक लोडिंग करा देता, तो जल्दी से हमारा जो सेल है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव कर लेता, फिर ये मतलब जल्दी होने लगता। मगर अब इसमें क्या है, इसमें डिले होगा, ठीक, कैटायनिक लोडिंग में डिले होगा। तो क्या करेगा कि जो सेल का जो हमारा जो नॉर्मल आरएमपी था, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, ठीक है, वो उसको टाइम लगेगा थ्रेशोल्ड को डेवलप करने में, ठीक है। तो यहाँ तक इसने डेवलप किया, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, फिर ये अपने डीपोलाइजेशन स्टेट पे आएगा, फिर इसको टाइम लगेगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को डेवलप करने में, है ना, फिर ये जो है डीपोलाइज होगा, फिर ये अपने आरएमपी पे आएगा वापस, है ना, फिर इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को डेवलप करने में टाइम लगेगा, फिर इसमें डीपोलाइजेशन होगा, है ना, फिर ये जो है अपना इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे लेटेस्ट थिंग मैंने यहाँ पे 5 सेकंड के जैसे मैंने एक टाइम ड्यूरेशन लिया, उस 5 सेकंड में हमारा रेस्ट मतलब नॉर्मल जब हमारा नॉर्मली जब था, ठीक है, तो हमने उसमें देखा कि एसी नोड का जो डिस्चार्ज रेट है, ठीक है, पोटेंशियल डिस्चार्ज रेट वो कितना है 5 सेकंड में, ये जो ब्लैक वाला जो है, ठीक है, ब्लैक पेन से जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकंड में इसने 5 बार एसी नोड ने पोटेंशियल डिस्चार्ज किया। मगर जब हमारे पैरासिम्पैथिक सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट हुआ तो हमने देखा कि इसने जो है उन्हीं 5 सेकंड में 1 2 3, है ना, 3 बार इसने जो है एक्शन पोटेंशियल को इसने जनरेट किया, यानी कि हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो हो गया, ठीक है। पहले 5 सेकंड में 5 बार जनरेट हो रहा था, अब जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम के एक्टिवेशन के कारण ये 5 सेकंड में 3 बार जनरेट करेगा, ठीक है। इसका ओवरऑल कॉन्क्लूजन ये होता है कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जो डेवलप करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, ये जो है ये बढ़ा देता है इस टाइम ड्यूरेशन को, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है, इसके चलते जो है ये हमारा जो है हार्ट रेट जो है वो हमारा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैरासिम्पैथिक नर्व, हाउ इट अफेक्ट द heart rate and contraction of the heart. Okay, so if you have any doubt regarding to this, then you can simply ask in my comment section, and please guys, if you haven't subscribed my channel yet, then you can please subscribe my channel, because here I यहाँ पे मैं important जो है अपने एलाइड सब्जेक्ट्स होम्योपैथी से रिलेटेड मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में साथ, थैंक्स।